चलें जी, फोकस करें स्टूडेंट्स, फोकस करें। चैप्टर नंबर 25, चैप्टर नंबर 25 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और इसमें से एक लॉन्ग भी आना है और एक एमसीक्यू। इस हवाले से ये चैप्टर शॉर्ट होने के बावजूद इंतहाई अहम है, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस अगर देखा जाए तो इसमें से बहुत बड़ा एक टॉपिक सक्सेशन वो भी निकाल दिए, मुश्किल टॉपिक था सक्सेशन, वो निकाल दिए। नाइट्रोजन साइकिल एक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा कल का टॉपिक होगा। बे स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूँ, ये चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्मार्ट सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट होने के बावजूद इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सो इसे फोकस करें। चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? इकोसिस्टम। बेसिकली इस चैप्टर को हम कहते हैं इकोलॉजी का चैप्टर। बे स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? इकोलॉजी का चैप्टर। ये जो लफ्ज़ इकोलॉजी है ये ग्रीक लैंग्वेज का है। इकोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का है, यूनानी ज़ुबान का है। बेसिकली ये 2 लफ्ज़ों के मिलने से बना है। एक है इकोस, जिसका मतलब होता है फैमिली, हाउस होल्ड, फैमिली और इर्द गिर्द। फैमिली लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है और हाउस होल्ड एनवायरनमेंट को कहते हैं। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, ऐसे ही है। हम डिफाइन करते हैं इकोलॉजी को, दिस इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस, दिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट्स। भाई 1866 में अर्नस्ट हैकल ने ये टर्म दी थी। अर्नस्ट हैकल, आपको याद है इनके बारे में? इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा भी मुतारिफ कराया था, तो इन्होंने ये टर्म दी थी इकोलॉजी। असल में इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया था इकोलॉजिक, इकोलॉजिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। पे स्टूडेंट समझ आए? हम पहली चीज़ जो सीखेंगे इस चैप्टर में वो है इकोसिस्टम। इको लफ्ज़ का मतलब होता है एनवायरनमेंट, सिस्टम का मतलब होता है पार्ट्स which related parts which function, which act in as a unit। मिसाल के तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, तो सिस्टम में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं जो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। क्लियर हुई बात? तो ये इकोसिस्टम। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? कम्युनिटीज टुगेदर विद एबायोटिक फैक्टर्स, टुगेदर विद, याद कीजिए चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? एक इकोसिस्टम क्या होता है? एक इलाके में पाई जाने वाली तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग पॉपुलेशंस, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कम्युनिटीज टुगेदर विद एबायोटिक फैक्टर्स। अगर मैं सिंपल करूं बच्चों, तो कम्युनिटीज क्या होती हैं? बायोटिक फैक्टर्स, और दूसरे एबायोटिक फैक्टर्स। किसी एरिया में बायोटिक और एबायोटिक का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। हम एटमॉस्फेयर में सांस लेते हैं, हम सॉइल पर चलते हैं, हम वाटर कंज्यूम करते हैं, ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स हैं। समझ आई बात? तो इसको इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इकोसिस्टम में हम मुख्तलिफ टर्म्स सीखेंगे जो दी गई हैं हमारी बुक में। जैसे पॉपुलेशन, एक टर्म है पॉपुलेशन। क्या होती है पॉपुलेशन? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशी लिविंग एट सेम प्लेस एंड सेम टाइम। सेम स्पेस और टाइम पे एक ही स्पीशी के जानदार पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 2021, ये 2021 एक स्पेसिफिक टाइम है, पाकिस्तान एक स्पेसिफिक प्लेस है, ह्यूमंस एक स्पेसिफिक स्पीशी है। जब हम पॉपुलेशन की एग्जांपल देंगे तो हम ये सारे टर्म्स यूज़ करेंगे। बे स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस आपस में कम्युनिटी बनाती हैं, आपस में कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो कॉलेज है इस पे प्लांट्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी हैं, बर्ड्स भी हैं। वी आर हैविंग ग्रेट रिलेशनशिप विद ईच अदर। प्लांट्स आर गिविंग अस ऑक्सीजन, वी आर गिविंग देम कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एन इंटरेक्शन। हम दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। हम ना हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे। वो ना हो तो हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते।
ये इंट्रैक्शन है, ये एक कम्युनिटी है. दिस कॉलेज इज़ आ कम्युनिटी. कम्युनिटी मीन्स वेयर living, different populations of living organisms live together, interact with each other. भाई स्टूडेंट समझ आई? अच्छा, इसके बाद और कौन सी टर्म दी गई है? पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी. अच्छा देखें, अब कम्युनिटी जो होती है ना, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो ए बायोटिक फैक्टर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. जैसे मैंने मिसाल दी एटमॉस्फेयर के साथ, लिथोस्फीयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ हमारा इंटरेक्शन है कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम. आपको याद है चैप्टर 1 फर्स्ट बायोलॉजी में हमने पढ़ा था पॉपुलेशन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हम स्टडी करते हैं. जैसे एज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या होती है एज डिस्ट्रीब्यूशन? मुख्तलिफ एजेस के कितने लोग हैं, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है या ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है. और क्या पढ़ते थे? जीन फ्लो, है ना, जीन कैसे फ्लो करता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक. फिर और जीन फ्रीक्वेंसी, है ना. इसी तरीके से पॉपुलेशन प्रेशर, है ना. पॉपुलेशन लोग ज़्यादा हों तो रिसोर्सेज के ऊपर क्या होता है? प्रेशर होता है. भाई स्टूडेंट समझ आई? नेक्स्ट एक टर्म है बायोस्फीयर. बच्चों बायोस्फीयर पर जाने से पहले पूरी ज़मीन के ऊपर तमाम इकोसिस्टम्स को मिला लिया जाए तो इसको बोलते हैं प्लैनेटरी इकोसिस्टम. प्लैनेट सयारे को कहते हैं. हमारी ज़मीन एक सयारा है, ऐसे ही है ना. प्लैनेटरी इकोसिस्टम समझने से पहले एक और टर्म समझ ले, बायोम. फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने ये लफ्ज़ बायोम. क्या था बायोम? ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट. एक बड़े इलाके पर मोहित कम्युनिटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस जिनको डिटरमिन कौन करता है? क्लाइमेट, आबो हवा. बच्चों आपको मैंने क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क बताया था. वेदर थोड़े से टाइम के लिए और क्लाइमेट सालों पर मोहित, लंबे अरसे पर मोहित, जो एक इलाके का आबो हवा होता है. जैसे हमारे यहाँ गर्मियों का एक मौसम है, एक सर्दियों का मौसम है, जो कि एक स्पैन है जिसका, है ना, ऐसे ही है. तो बच्चों बायोम एक लार्ज रीजन पर मोहित कम्युनिटी जिसका क्लाइमेट एक हो. पूरी दुनिया के ऊपर जितने भी क्लाइमेट्स हैं ना, जितने भी बायोम्स हैं, उनको मुख्तलिफ बायोम्स में तकसीम किया गया. जैसे फॉरेस्ट एक बायोम है, ग्रास लैंड एक बायोम है. इसी तरीके से बच्चों डेजर्ट, सहरा एक बायोम है. अब सहरा लफ्ज़ बोलते ही हमारे जहन में आबो हवा आती है. वहाँ पे गर्मी होगी. गर्मी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ठंडे सहरा भी हैं. गोबी डेजर्ट जैसे चाइना में ठंडा सहरा है, गर्म सहरा भी. सहरा में बेसिकली बारिशें कम होती हैं. बारिशें कम होने से वहाँ वेजिटेशन नहीं होती, वहाँ प्लांट्स नहीं होते. प्लांट्स ना होने से प्लांट्स पर पलने वाले हर्बीवोर्स नहीं होते, हर्बीवोर्स पे पलने वाले कार्निवोर्स भी नहीं होते. यानी वहाँ बायोडाइवर्सिटी घट जाती है. और क्यों घट जाती है? रीजंस क्या है? वहाँ रेनफॉल कम है. वहाँ पे टोटल जो ओवरऑल रेनफॉल है एनुअल वो कम होता है. उसको डेजर्ट कहते हैं. तो डेजर्ट का क्लाइमेट क्या होता है? फिर मैंने लफ्ज़ क्या बोला? प्लैनेटरी इकोसिस्टम. पूरे प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम्स हैं या बायोम्स हैं उनको ओवरऑल या कलेक्टिवली मजमूई तौर पे क्या बोलते हैं? प्लैनेटरी इकोसिस्टम. स्टूडेंट्स एक टर्म दी गई है बायोस्फीयर. व्हाट इज बायोस्फीयर? थिन लेयर ऑफ अर्थ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर. स्फीयर का मतलब होता है प्लेस, बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स या लाइफ. थिन लेयर. अब देखो ना कितना बड़ा ये खिला है, कितनी मतलब बड़ी कायनात है. तो ज़मीन में आप गहराई पे जाएंगे तो एक ख़ास गहराई तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, समंदरों में, झीलों में. आप ऊपर जाएंगे तो एक ख़ास बुलंदी तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ तक ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ज़मीन से 20 किलोमीटर अबव तक सिर्फ लाइफ प्रेजेंट है, उससे ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल ओवर देयर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेटरी गैसेस चाहिए. रेस्पिरेटरी गैसेस नहीं है तो वहाँ लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं करें. उस इलाके को क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर. भाई स्टूडेंट समझ आई क्या बोलेंगे उसे? अब यहाँ पे ना दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने सीखनी है. एक है हैबिटेट और एक है निक. व्हाट इज एन हैबिटेट? देखें हैबिटेट क्या है? द एक्चुअल प्लेस ऑफ एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट. अब यह लफ्ज़ एक्चुअल का क्या मतलब है? हम पानी में जाते रहते हैं, डाइव करते रहते हैं, बट एक्चुअली वी लिव ऑन लैंड. सो हमारा एक्चुअल हैबिटेट क्या है? मछलियाँ आती रहती हैं पानी से बाहर, बट एक्चुअली दे लिव इन
वाटर, देयर एक्चुअल हैबिटेट इज एक्वाटिक, वाटर। तो एक्चुअल प्लेस ऑफ एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं, मस्कन, जहाँ पे कोई जानदार सुकून इख्तियार करे। बच्चों एक नई टर्म आप यहाँ पे सीखेंगे जो पहले आपको नहीं पता। मैं तो इसको निक बोलता हूँ, लेकिन इसे निच भी बोलते हैं लोग, नीच भी बोलते हैं। इकोलॉजिकल निक, ये इसकी स्पेलिंग है। व्हाट इज निक? 1917 में एक अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, जोसेफ ग्रिनल, जोसेफ ग्रिनल, अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं, स्टडी ऑफ द पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजिस्ट। एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है, 1917 की बात है, इन्होंने ये टर्म मुतारफ़ कराई थी जिसको मैं इकोलॉजिकल निक बोल रहा हूँ। बच्चों डेफिनेशन ज़रा समझ लें, जो जोसेफ ग्रिनल ने डेफिनेशन दी थी, समझ आई? इसके बाद चार्ल्स एल्टन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आसान भी डेफिनेशन दी थी, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन दी थी। चार्ल्स एल्टन, उनकी डेफिनेशन आसान थी, ग्रिनल ने जो डेफिनेशन दी वो थोड़ी मुश्किल थी। व्हाट इज निक एक्चुअली? देखें, अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट, अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन विच, जिसके अंदर a species is restricted due to its physical structures और physiology। बच्चों मैं ज़रा समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखें, fish live in water, we cannot live in water, why? Because fishes have gills, gills are physical structures, और उनकी physiology क्या है, function क्या है, they can respire in water। हमारे अगर गिल्स होते तो हम भी पानी में रह सकते हैं, है ना? मैं यहाँ क्लास ले रहा होता, पता चलता ज़ोएब जो है वो तालाब में छलांग लगा के। वी कैन नॉट लिव इन वाटर, वाई? बिकॉज वी हैव नोज, नॉस्ट्रल्स। बच्चों ये नोज जो है ना हमारा, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये लैंड के ऊपर रेस्पिरेशन के लिए है। फिशेस पानी से बाहर आती हैं तो मर जाती हैं, हम पानी में जाके मर जाते हैं, वाई? क्यों शफाकत? आजकल सर्दी है ना, शावर के नीचे जाके मर जाते हैं। तो देखिए मैं ये क्या कह रहा हूँ बच्चों, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दिस इज़ फॉर लैंड, ज़मीन पे सांस लेने के लिए। हम पानी में रेस्पिरेशन, तो दिस इज़ फिजिकल स्ट्रक्चर। हमारे इस फिजिकल स्ट्रक्चर ने हमें रेस्ट्रेंड कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हम एक ख़ास इलाके तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन, अल्टीमेट, फाइनल। हदूद मुतय्यन है, ये निक का क्या मतलब है, एक लिमिट मुतय्यन हो गई है जिसके अंदर हम रिस्ट्रिक्टेड हैं टू लिव। वाई? बिकॉज ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। हमारी फिजियोलॉजी ऐसी है, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं। बात समझी? हमारी स्किन के ऊपर वो प्रोटेक्शन नहीं है। हम पानी में जाएंगे तो हमारी स्किन फूल जाएगी पानी एब्जॉर्ब करके, हमारे सेल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे, हमारे सेल्स बर्स्ट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर वाटर रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन वाला वो मैकेनिज्म नहीं है जो फिशेज़ में होता है। आपने याद है चैप्टर 1 में होमियोस्टेसिस में हमने पढ़ा था, फ्रेश वाटर फिशेज़ क्या करती हैं, कैसे पानी को रेगुलेट, हम नहीं कर सकते। सो हम पता है पानी में ज़्यादा देर रहें तो हमारे सेल्स भी बर्स्ट। ये लोग जो डूब के मरते हैं उनकी बॉडी फूल क्यों जाती है? क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब करती है, वो भी नहीं हमारा, फिर सांस लेने के लिए भी नहीं है। सो अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन विच स्पीशीज आर रेस्ट्रेन्ड ड्यू टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजी। ये तो डेफिनेशन दी जोसेफ ग्रिनल ने इकोलॉजिकल निक की। चार्ल्स एल्टन ने सिंपल कर दिया। इन्होंने कहा बच्चों देखिए, इन्होंने कहा निक जो होता है ना, वो किसी पॉपुलेशन का, किसी स्पीशी का अपने एनवायरनमेंट के अंदर जॉब होता है, वो उसका प्रोफेशन होता है, वो उसका रोल होता है, वो उसका इन्फ्लुएंस होता है, उसका बिहेवियर होता है। अब गौर से देखें, हमारा हैबिटेट तो है ज़मीन, लेकिन हमारा रोल क्या है? हम हेटेरोट्रॉफ हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम प्रोड्यूसर्स की फूड यूज़ करते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये हमारा रोल है। हम प्रीडेटर हो सकते हैं, हम प्रे हो सकते हैं, हम पैरासाइट हो सकते हैं, हम होस्ट हो सकते हैं, हम नहीं स्पीशीज़। ये रोल है बच्चों, समझ आई? निक क्या होता है, रोल क्या है किसी स्पीशी का? मिसाल के तौर पे मच्छर का क्या रोल है? ये एक्टोपैरासाइट है ना। हमारा क्या रोल है? हम कंज्यूमर हैं, हम प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर होता है जो फूड प्रोड्यूस करता है। प्लांट्स क्या है? उनका और रोल क्या है? वो ऑक्सीजन देते हैं। और रोल क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। और रोल क्या है? वो फूड सिंथेसाइज करते हैं। और रोल क्या है? वो एनवायरनमेंट को साफ करते हैं, वो
शेडो मुहैया करते हैं, वो फूड के तौर पे इस कंज्यूम होते हैं, इतने सारे उनके रोल है ना। दिस इज़ रोल ऑफ द प्लांट्स, दिस इज़ दियर प्रोफेशन, दिस इज़ दियर रोल इन कम्युनिटी इन इकोसिस्टम। किसी चीज़ का अपने माहौल के अंदर काम क्या है, वो करती क्या है, उसको क्या बोलेंगे? निक, इकोलॉजिकल निक। भाई क्लियर हुई बात? चार्ल्स सैल्टन ने बात को ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं? आर्ट इकोलॉजी, साइन इकोलॉजी ये नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम नेक्स्ट टॉपिक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स दो होते हैं जी, बड़ा सिंपल है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। मैं आपको ना सादा सी बात बताता हूँ बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट्स 3 तरह के हो सकते हैं, गौर से देखें कौन कौन से। प्रोड्यूसर्स, ये जो प्लांट्स हैं, कंज्यूमर्स जो फूड इस्तेमाल करते हैं, और वो जब मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने वाले। ये 3 तरह के बायोटिक फैक्टर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट। प्रोड्यूसर्स, ऑल प्लांट्स, ऑल एल्गी, ऑल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लांट, प्लैंक्टन, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, कुछ ना पानी के ऊपर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, कुछ फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं उनको जू प्लैंक्टन कहते हैं। ये सारे प्रोड्यूसर्स हैं, एक कैटेगरी। दूसरा कंज्यूमर्स, कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं सिर्फ हम एनिमल, जो प्लांट्स को खाते हैं सिर्फ, वो प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर जिनको कहते हैं। जो हर्बीवोर्स को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर्स। जो उन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं वो टर्शरी कंज्यूमर्स। और ये सब जब मर जाते हैं, वो प्रोड्यूसर हूँ या कंज्यूमर, तो इनको डिकम्पोज कौन करते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया। तो वो क्या हुए? डिकम्पोजर्स। ऑल बायोटिक फैक्टर्स ओवर द अर्थ प्लैनेट कैन बी कैटेगराइज्ड into 3 categories. 1 producers, number 2 consumers, number 3 decomposers. ऑल एबायोटिक को भी 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड मैं कर देता हूँ आपको। एक होता है एटमॉस्फियर, एटमा एयर को कहते हैं, स्फीयर जगह को कहते हैं, प्लेस को कहते हैं। दूसरा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो पानी को कहते हैं, स्फीयर प्लेस को कहते हैं। पता है ज़मीन पे पानी बहुत ज़्यादा है। तीसरा लिथो, लिथो वैसे राख को कहते हैं, चट्टान को कहते हैं, पत्थर को कहते हैं, लेकिन लिथो का मतलब लैंड। हमारे इर्द गिर्द 3 तरह की बेजान चीज़ें हैं, या वो एटमॉस्फेयर है, हवा में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेज हैं, नाइट्रोजन है 78% है ना, ये एटमॉस्फेयर है। हवाओं का मजमूआ जिसमें हम रेस्पायर करते हैं, जिसमें प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, जिसमें तमाम लिविंग बीइंग्स रेस्पायरेशन करते हैं। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, ज़मीन की सरफेस जो है ना, इसका 71% हाइड्रो वाटर है ना। दूसरी बेजान चीज़ क्या है? एबायोटिक क्या है? वाटर। और तीसरी बेजान चीज़ सॉइल, ये अर्थ क्रस्ट, ये कशरे अर्ज़, ये ज़मीन का ऊपरी हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। लिथो वैसे स्टोन को कहते हैं, रॉक को कहते हैं, ज़मीन को कहते हैं। बच्चों बात समझे? ये तो हो गया कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट है जी, 2 और टर्म्स हमने पढ़नी है, फूड चेन और फूड वेब। देखिए गौर से, फूड चेन, चेन क्या होता है? सीरीज। चलिए मैं आपको मिसाल देता हूँ पहले। ईगल बाज जो होता है वो खाता है ब्लू बर्ड को, एक परिंदा है ब्लू बर्ड, चिड़िया। ब्लू बर्ड खाता है कैटरपिलर को, सुंडी को। कैटरपिलर खाती है प्लांट्स को। ये क्या है? फूड चेन। दिस इज व्हाट? दिस इज फूड चेन। मिसाल के तौर पे मैंने क्या कहा? ईगल क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं ब्लू बर्ड। बच्चों ब्लू बर्ड क्या कर रहे हैं? कैटरपिलर है ना। और कैटरपिलर जो है, सुंडी जो है, वो किसको खा रही है? वो प्लांट्स को। ये है फूड चेन। इसे मैं अगर डिफाइन करूं, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच शोज द ईटिंग एंड बीइंग ईटन रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स। अ सीरीज, इधर देखें, अ सीरीज, अ सीक्वेंस, अ चेन विच शोज द ईटिंग and being eaten relationship among individuals, among organisms is called as food chain. बच्चों फूड चेन क्या होती है? मिसाल के तौर पे हम खाते हैं प्लांट्स, नहीं, गाय खाती है प्लांट्स को। प्लांट्स ने फूड सिंथेसाइज की, गाय ने खाया, गाय बड़ी हुई, हमने गाय को ज़िबा किया, गोश्त खाया, हम मर गए, हमें फंजाई बैक्टीरिया ने डिकम्पोज कर दिया। ये फूड चेन है। प्लांट से फूड आई गाय में, गाय से फूड आई हमारे में, हमारे से फूड गई डिकम्पोजर्स में। दिस इज फूड चेन। सिंपल है ना। अच्छा, नेक्स्ट है फूड वेब, आखिरी टॉपिक, फूड वेब। बच्चों फूड चेन इतनी सिंपल नहीं होती।
यानी जानवरों के पास ऑप्शंस होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें खाने के। जैसे यहाँ पे हमारे बुक में एग्जांपल दी गई है, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स को कहते हैं ना, प्लांट्स को खा सकता है रैट, प्लांट्स को खा सकता है रैबिट खरगोश। बच्चों रैबिट जंगली खरगोश को, हेयर पालतू खरगोश को कहते हैं। प्लांट्स को खा सकते हैं बीटल्स, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स। भाई बात समझे? आगे देखें, इधर एक दिया हुआ है फॉक्स, और कौन सा एनिमल है? आउल, उल्लू। अब पता क्या, फॉक्स बीटल भी खाती है, फॉक्स रैट को खा सकती है, फॉक्स रैबिट को खा सकती है। आपको वो मैंने एग्जांपल दी थी ऑस्ट्रेलिया वाली, कि एक अंग्रेज़ इधर से रैबिट ले गया, ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दिए, वहाँ पे रैबिट्स की इकसाम बहुत ज़्यादा हो गई, तादाद बहुत ज़्यादा हो गई, फसलें तबाह करने लगे, फिर उन्हें आर्मी ऑपरेशन करना पड़ा। रीज़न क्या थी? वहाँ पे इसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं था फॉक्स। फॉक्स क्या करता है? रैबिट के ऊपर पलता है, तो रैबिट की तादाद फिक्स रहती है। बच्चों यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? आउल, उल्लू जो होता है ये रैट को भी खाता है, ये बीटल्स भी खाता है। और बच्चों यहाँ पे है डॉग। आपने एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जब बायोलॉजी में डॉग या कैट का जिक्र है ना, तो इसका मतलब होगा जंगली वाइल्ड डॉग, वाइल्ड कैट, और ये दोनों कार्निवोरस हैं, गोश्त खोर हैं। हमारे जो डोमेस्टिक कैट्स हैं ना, वो दूध भी पीती हैं, रोटी भी खाती हैं, गोश्त भी खाती हैं। डोमेस्टिक डॉग्स क्या करते हैं? रोटी भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं, और यानी वो ओमनीवोर हैं। लेकिन बायोलॉजी में पूछे जाए डॉग क्या है, तो आपने लिखना है कार्निवोर है। आपने वहाँ ये नहीं सोचने रह जाना कि मेरा कुत्ता तो रोटी भी खाता है। बच्चों डॉग, वाइल्ड डॉग जंगली कुत्ता, वाइल्ड कैट जंगली कैट्स जो होती है ना, वो सिर्फ कार्निवोरस होती है, वो गोश्तखोर होती है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्लांट्स है ना, ये पहला ट्रॉफिक लेवल है। ये लफ्ज़ क्या है? ट्रॉफिक। ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। जैसे लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स जो फूड खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ जो डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं। ये बच्चों देखें गौर से, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये T1 है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इनको खाने वाले T2 सेकंड ट्रॉफिक लेवल, इनको खाने वाले T3, और फिर इनको आगे खाने वाले T4। एक इकोसिस्टम में मैक्सिमम कितने ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं? और मिनिमम 3 होते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम 5 कैसे। ये हैं प्रोड्यूसर, इनको खाने वाले हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और इनको खाने वाले टर्शरी कंज्यूमर्स। 4 हो गए, यानी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। 5वां कौन सा होगा? डीकम्पोजर्स। वेरी गुड। 5वां कौन सा होगा? डीकम्पोजर। फंजाई और बैक्टीरिया आखिरी ट्रैफिक लेवल। और बाज़ दफ़ा 3 भी होते हैं। 3 कैसे? प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, उन पे पलने वाले कंज्यूमर, कंज्यूमर भी मार गया, प्रोड्यूसर भी मार गया, उन पे कौन पलेंगे? डीकम्पोजर्स। बच्चों एक बड़ी दिलचस्प बात, ये जो नेचर है ना, ये चीज़ों को स्टेबल रखती है, ये इतना चीज़ों को बढ़ने देती है ना काम। मिसाल के तौर पे रैबिट जो है ना, ये फॉक्स का प्रे है, फॉक्स इसका प्रीडेटर है। प्रीडेटर इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि प्रे कम पड़ जाए। मिसाल के तौर पे फॉक्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लोमड़ी की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या होगा? रैबिट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। इतने कम हो जाएंगे कि रैबिट फॉक्स को फूड नहीं मिलेगी। जब फूड नहीं मिलेगी तो क्या होगा? फॉक्स मरना शुरू हो जाएंगे। इतने कम हो जाएंगे कि रैबिट की तादाद दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक बड़ी दिलचस्प बात, रैट और रैबिट ये 2 फूड्स हैं फॉक्स की। एक इलाके में अगर रैबिट्स ख़त्म हो जाएं, फॉक्स क्या करेगी? रैट्स को खाना शुरू हो जाएगी। समझ आई? रैट्स को खाना शुरू हो जाएंगी, और उससे क्या होगा? रैट्स कम हो जाएंगे। फॉक्स किधर शिफ्ट होगी थी? रैट्स पर, तो अब रैबिट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कुछ अर्से बाद फॉक्स लगे, वही रैबिट्स आर आल्सो अवेलेबल इन दिस एरिया, एक और डिश मौजूद है, वो उधर शिफ्ट होगी तो रैट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ नेचर कीप्स द थिंग्स इन बैलेंस, इन स्टेबल। हर चीज़ की स्टेबल। हम अगर एक जानदार को नुकसान पहुंचाते हैं ना, जैसे एक्सटिंक्ट कर देते हैं स्पीशीज़ को। हमारे इलाके में पिग का बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता रहा, यहाँ तक कि पिग यहाँ से नापैद हो गए। इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। नेचर ने चीज़ों को पैदा किया है ताकि इकोसिस्टम क्या रहे? स्टेबल रहे। इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी बरकरार रहे, अनस्टेबल चीज़ें ना हों। बस चीज़ें ना बाज़ दफ़ा हमें बेकार सी लगती हैं। इनका फ़ायदा क्या है? आउल, उल्लू, इसका क्या फ़ायदा है?
बच्चों उसका इकोसिस्टम के अंदर ऐसा रोल कुदरत ने पैदा किया है कि अगर वो माइनस कर दें तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, उसकी वजह से बाकी चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। ये हाउस स्पैरो जो होती है इसका बड़ा रोल है। समझ आ गई बात। तो हमने डिफरेंट टॉपिक स्टडी किए। चैप्टर नंबर 25 जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोसिस्टम देखा, बायोस्फीयर देखा, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम देखे, देन हमने फूड चेन और फूड वेब देखा। कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन?